आज के चैनल में एच.एल. ओझा पब्लिकेशन चैनल के माध्यम से व्यंजन वर्ण के बारे में मैं बताना चाहूँगा सभी छात्र छात्राओं को। इसके पहले हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में चर्चा किया था। जैसा कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से ग तक। हम लोगों को ये जानना है कि क से ग तक जितने भी वर्ण हैं उसमें स्वर वर्ण है। क से ग तक सब में स्वर वर्ण है। हलंत क और अ बराबर क है। इसका मतलब कि अगर क में से हम अ निकाल लेते हैं तो ये अर्ध क बचता है। इस प्रकार हम जाने कि क से ग तक सब में स्वर वर्ण की सहायता है और परिभाषा भी यही बताती है कि जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो। यानी क से ग सब में स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण के सहायता के नहीं हो सकता है। अब हम इस पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कहीं व्याकरण में 3 प्रकार के दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 4 प्रकार का भी होता है। व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे कि व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। पहला जो है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। और तीसरा में हम स्पर्श व्यंजन, स्तस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और 4 नंबर में हम समझ सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन भी होता है। अब स्पर्श व्यंजन की चर्चा हम लोग करें। स्पर्श व्यंजन का मतलब कि कहीं ना कहीं हम जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा उच्चारण स्थान से उसका स्पर्श होता है। स्पर्श व्यंजन माना जाए तो क से म तक है। क से म तक अर्थात 25 इनकी संख्या है। 25 है। अंतस्थ व्यंजन जो अंतःकरण से उच्चारण किया जा रहा है वो 4 हैं। य र ल व। य र ल व, ये 4 है। उस व्यंजन की भी संख्या के बारे में कह रहा है, यह भी 4 ही माना जाता है। इसमें तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। और इसके बाद जो आता है संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या 4 है। छ, त्र, छ,
छ है आपका, जिसको हम बड़ा अक्षर के नाम से जानते हैं, दीर्घ अक्षर भी कह सकते हैं, और त्र, ज्ञ, और एक स्र भी आता है। इस तरह हम अलग अलग करके देखते हैं कि इनका जो है रूपरेखा इस प्रकार है। क से म तक क का उच्चारण स्थान जो होता है, क वर्ग जितना भी है, क से अंग तक उसका कंठ से होता है। और जब हम चवर्ग का तालु से होता है, टवर्ग और तवर्ग का दंत से होता है, और पवर्ग का होठ से होता है। बिना दोनों उधर, यानी हम जब तक दोनों होठ को स्पर्श नहीं करेंगे तब तक हम पफ भ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। पवर्ग का उच्चारण करने के लिए दोनों होठ का स्पर्श होना ही है। बिना होठ स्पर्श किए कोई भी इस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकता है। इसलिए ये 25 जो हैं हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और उस स्पर्श व्यंजन में जैसा कि मैंने कहा कि सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है, तो अपने अपने उच्चारण के अनुसार उसका स्थान है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व है। ऐसा व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन पूछता है। देखने में तो लगता है कि ये तो वर्ण हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब यह प्रश्न कर देता है तो बहुत हमारे छात्र जो हैं दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है उनसे बार बार कि आप व्यंजन वर्ण के भेदों को पहचाने और अपने मन मस्तिष्क में याद रखे कि जब भी ऐसा प्रश्न हो, मान लीजिए कि दे दिया, वह पूछ देगा कौन सा व्यंजन है, वहां कहना होगा कि उस व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। एक नंबर का सवाल बनता है कि ह का आप व्यंजन वर्ण बताइए कौन सा व्यंजन है, तो उसका जो नामकरण रखा गया है वह बताना है। और संयुक्त व्यंजन अगर पूछ रहा है तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, इन वर्णों में थोड़ा सा हम देखेंगे कि छ जो है आपका, कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। अगर वर्ण विच्छेद मान लीजिए कि छ करना है, बाकी का तो हो जाएगा सबका कि सब में अ है, लेकिन ये संयुक्त किस आधार पर है, इनको कैसे हम संयुक्त मानते हैं। मान लीजिए कि ये छ है, अक्ष है, इसमें हलंत क, हलंत स और ओ, 3 इसमें वर्ण आ गए। ये संयुक्त देखने में तो ये संक्षिप्त रूप केवल अक्षर है, लेकिन जब हम इसको संयुक्त के माध्यम से वर्ण विच्छेद किए तो ये ज्ञान हो गया कि ये जो है इन 3 वर्णों से मिला हुआ है। उसी तरह मान लीजिए कि त्र है आपका, त्र में भी आते हैं तो हलंत त, हलंत र और जोड़ अ, ऐसा भी वर्ण विच्छेद आता है कि त्र का वर्ण विच्छेद बताइए, या वर्ण ही विच्छेद करके देगा और कहेगा कि इस वर्ण को बनाइए। इसके अलावे आपके ज्ञ है, हलंत ज, हलंत य, जोड़ अ है। अब एक स्र आता है, स्र का भी, तो स्र जो है आपका हलंत स, हलंत र, जोड़ अ। अब हम इसको समझ सकते हैं कि इसका संयुक्त व्यंजन क्यों नाम रखा गया व्याकरण में।
हमारे व्याकरण के विद्वानों ने संयुक्त वर्णों की संख्या में इनको क्यों रखा? क्योंकि इसमें 3 3 वर्ण है, यानी अ तो सब में है ही, लेकिन अक्ष में हलंत क हलंत स, त्र में हलंत र हलंत र, और ये ज्ञ जो है ज्ञ में हलंत ज, और ये य और जोड़ अ, स्र में हलंत स र अ। अब ऐसा शब्द आता है जैसे प्र है, प्र का भी हम अगर वर्ण विच्छेद करना चाहेंगे तो वही होगा, हलंत प जोड़ र जोड़ अ। इस प्रकार हमारे व्यंजन वर्ण में व्यवस्था बताई गई है। अब मैं बताऊंगा कि किसी व्याकरण किताब में 48 कुल वर्ण है और वर्णमाला के समूह में 52 वर्ण है, तो 52 वर्णों को हमें सिद्ध करना है कि वो 52 वर्ण सब मिला करके स्वर और जो है आपका व्यंजन मिला करके कैसे हुए। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा इस प्रसंग को लेकर के और अंत में इसको सिद्ध करूंगा। मैं इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये तो व्यंजन वर्ण हम जान गए, लेकिन व्यंजन वर्ण में एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज के छात्र छात्राओं में मैं देखता हूं कि दो द्य घ और ध का अंतर मालूम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम घ पढ़ें और ये हमारा ध है और ये हमारा द्य है। हमें विद्या लिखना है, छात्र क्या करते हैं, घ लिख देते हैं, गलत हो जाता है, बीघा लिखा गया। अगर ध लिख देते हैं तो विधा हो गया, अर्थ बदल गया। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो विद्या होगा। विद्यालय में भी मैं देखता हूं कि आजकल छात्रों में बहुत त्रुटि हो रही है हिंदी के लिखने के शब्द में। विद्या लिखना है, विद्यार्थी लिखना है, विद्यासागर लिखना है। तो हम इसको ध्यान दें कि हम इसका प्रयोग करें। ये द्य है, इसको भी अगर वर्ण विच्छेद हम करते हैं, द्य को भी अगर वर्ण विच्छेद करना चाहेंगे तो हलंत द जोड़ हलंत य और जोड़ अ। तो आजकल के छात्रों को विशेष करके इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा कि ये जो है आपका घ है, इसका मुख ऊपर से खुला है, घ का मुख बंद है ऊपर से, द्य का भी बंद ही है, लेकिन उसका रूप कुछ भिन्न है, उसकी बनावट अलग है। तो जहां भी आ रहा है, अगर आपको लिखना है विद्या से संबंधित, तो आप इसका उपयोग करें, तो आपके हिंदी में कम अशुद्धि होने की संभावना रहेगी। नहीं तो बहुत से शब्दों को यह जो है, इस शब्द को नहीं लिख करके अगर इस वर्ण को नहीं प्रयोग करके इस वर्ण का करते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। कहां बीघा, कहां विधा और कहां विद्या, तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। इसलिए इसके बारे में मुझे विशेष रूप से बताना था। अब मैं ये चाहूंगा कि हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या पर तो विचार करते ही हैं, उससे भी पहले एक और वर्ण है, दो इसमें व्यंजन में आते हैं। जैसे स्वर में आपने पढ़ा कि अयोगवाह, अंग और अह, उसी प्रकार के व्यंजन में भी दो वर्ण हैं जो आप क से ग में उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वह है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो है, इसका भी नाम आप शब्द में प्रयोग करते हैं। द्विगुण व्यंजन है क्या? मान लीजिए कि ये ढ के नीचे अनुस्वार दिए तो अढ़ हो गया, और ये ड के नीचे अनुस्वार दे दिया तो अड़ हो गया। और मान लीजिए कि शब्द हमको लिखना है, जैसे पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना,
पढ़ना शब्द हो गया। अब इससे बहुत प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। आपने व्यंजन वर्ण में इसकी चर्चा भी नहीं किया, सुना भी नहीं, और क से ज्ञ तक आप लिखे, लेकिन इस पर को नहीं लिखे। अगर बगल में इसको देते हैं तो अंगव हो जाता है। अनुस्वार का बड़ा महत्व है। अगर इसके बगल में मैं दे दूं तो अंगो उच्चारण होगा, नीचे आ गया तो अड़ हो जाएगा, अड़ के अनुस्वार में, और ये अढ़ हो जाएगा। जिससे रामगढ़ ये आएगा शब्द, केवल ढ से तो होगा नहीं, रामगढ़ तो होगा नहीं, रामगढ़। गुड़, गुड़ शब्द है, उसमें भी इसकी उपयोगिता है। यानी कहने का मतलब कि व्यंजन वर्ण में इसको दिखाया नहीं, लेकिन अलग से इस व्यंजन का वर्ण का नाम रखा द्विगुण। जैसे स्वर में आपका अयोगवा है, तो व्यंजन में भी ये द्विगुण व्यंजन है, और इस द्विगुण व्यंजन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। व्यंजन वर्ण की संख्या में दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन इसके बिना शब्द में, साहित्य में, वाक्य में काम नहीं चलेगा। इन वर्णों का भी उपयोग है, इसलिए इसको आप जाने द्विगुण व्यंजन। और ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, 1 नंबर का प्रश्न 2 नंबर का बन सकता है कि दोनों दे दे और कहे कि इसका नाम बताइए, या कहे कि द्विगुण व्यंजन का एक उदाहरण बताइए। तो आप इससे भली भांति परिचित हो जाए और किसी तरह का आपका संदेह न रहे। ये चर्चा हमारी यहाँ की थी व्यंजन वर्ण के बारे में। उच्चारण स्थान जो है, जो भी है, कि आप व्यंजन वर्ण के बारे में जाने, और खास करके ऊपर मैंने जो घ, ध और द्य में अंतर बताया है, उस पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी परीक्षा हुई है बच्चों को, छात्र छात्राओं की कॉपी में देख रहा हूं, उसमें इस प्रकार की बहुत अशुद्धि आ रही है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत के सभी छात्र छात्राओं को संकेत करना चाहता हूं कि इन अशुद्धियों को जाने और शुद्ध लिखने का प्रयास करें। इसके अलावा थोड़ा सा मैं संख्या के ऊपर जाऊंगा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, और कहीं कहीं 48 भी दिया है। वर्णों की संख्या 52 है। इस 52 को हम कैसे समझे? तो मान लीजिए कि स्वर हमारा है 11, स्वर है 11, व्यंजन है 37, इस प्रकार अयोगवाह जो है 2 है, अयोगवाह, और द्विगुण जो है 2। अब इसको हम जो करते हैं तो ये 52 हो जाएगा। ये भी आप विस्तृत रूप से जानकारी रखें कि जब वर्णमाला में कहता है कि वर्णों की संख्या 52 है, तो कैसे है, हम सिद्ध करें, हम जाने। कब जानेंगे? कि जब स्वर हमारा 11 है, व्यंजन वर्ण 33 है, और अयोगवाह 2 हो गया, द्विगुण की जो मैंने चर्चा की वो भी 2 हो गया। ये सब मिला करके आपको अगर जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि 52 है। ये मैंने सिद्ध किया। तो आज ये व्यंजन वर्ण के बारे में मुझे बताना था, और व्याकरण की जानकारी इसलिए मैंने दिया कि कोई भी लिटरेचर है तो व्याकरण के माध्यम से ही है, इसलिए व्याकरण की जानकारी बहुत जरूरी है। जबकि मेरा मुख्य विषय है संस्कृत पढ़ाना ही, और संस्कृत विषय लेकर के ही मैं इस चैनल पर आया हूं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगले वीडियो में मैं संस्कृत के अनुवाद का शुरुआत करूंगा, वो भी नीचे स्तर से, और धीरे धीरे मैं लकार की ओर,
कारक प्रकरण के सूत्र की ओर लेकर चला जाऊंगा। किताब जो है संस्कृत का लिटरेचर, वो मैं, अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, 6वीं क्लास से अगर संस्कृत की पढ़ाई हो रही है तो 6वीं क्लास से लेकर के 10वीं कक्षा तक का मैं किताब भी, श्लोक, कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। और खास करके हमारे जो बोर्ड वाले छात्र हैं उनकी तैयारी के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं, क्योंकि हर साल उनको संस्कृत में अच्छा मार्क्स उठाना होता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि हिंदी और संस्कृत और समय मिलने पर अंग्रेजी का भी मैं ज्ञान बच्चों को दूंगा जो मेरे पास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब समाप्त करता हूं। सबको धन्यवाद।